और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। 2024 के महामुकाबले का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को बनाने और बदलने में जुटे हैं। इसी दिशा में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के कुछ अंशों को उर्दू किताब के तौर पर ला रही है, जिसे मदरसे में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। मन की बात के उर्दू वर्जन में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों से लेकर जन सरोकार से जुड़ी बातों को समाहित करने की बात कही जा रही है। खबर है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी मन की बात की उर्दू में छपी 1 लाख प्रतियां बांटने की तैयारी कर चुकी है। यूपी सरकार के इस फैसले से यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का 2024 चुनाव के लिए चुनावी दांव बता दिया है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन 2024 चुनाव के लिए मुस्लिमों को रिझाने के लिए उर्दू किताब वाला पासा फेंकने की कोशिश कर रही है। एक तरफ बीजेपी अपने चुनावी अभियान को धार देने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दलों में भी मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी 2024 के लिए अपने स्तर पर पीएम मोदी के विरोध में विपक्ष की कमान साधने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं ममता से अलग दिल्ली में शरद पवार के घर भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें 2024 चुनाव में ईवीएम को हटाने और मोदी के खिलाफ रणनीति पर बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपने बयान से जता दिया कि अब चुनाव जीतने के लिए विपक्ष ईवीएम विरोध को हथियार बनाने की तैयारी में जुट गया है या इसकी तैयारी कर रहा है। यानी हर तरफ से अपने अपने हिसाब किताब से सियासत को साधने की बिसात बिछाई जा रही है। इस सियासी बिसात में किसकी बाजी हिट होगी और किसकी फेर फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में चुनाव साधने के लिए बीजेपी ने मुस्लिमों पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। सवाल ये भी है कि अगर मोदी सरकार उर्दू में मन की बात पढ़वाना चाहती है तो उससे विपक्ष के जज्बात क्यों भड़क रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या चुनाव की याद आई है, इसीलिए विपक्ष ने ईवीएम की दुहाई देनी शुरू कर दी है। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हो और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। तो केवल राजनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि मुस्लिम को तबाह कर दो, परेशान कर दो, हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दो। वही लोग कैसे उर्दू की भाषा को समझेंगे। उर्दू हमारे एक दूसरे के सम्मान की भाषा है, क्योंकि वोट उन्हें चाहिए, इसलिए कुछ तो दिखावा करना ही होगा उन्हें। मोदी जी के जो विचार हैं वो पूरे देश को जानने और समझने चाहिए। उन्होंने 2022 की जो ये मन की बात है, इसमें उन्होंने जो पुरानी हमारी चिकित्सा की पद्धति थी उनकी बात की है, रमज़ान की बात की है, नवरात्रों की बात की है, ईद की बात की है। भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के मन की बात का ट्रांसलेट उर्दू में करके छपवाना चाहती है। इन सब बातों से जनता का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी साजिशन मुद्दों से ध्यान जनता का हटा के धर्म के, जात के मुद्दों को ले जाना चाहती है, लेकिन जनता को महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है। अगर कोई पार्टी मुसलमानों के ताल्लुक से अपने जहन और दिमाग को साफ करके मुसलमानों के करीब आना चाहती है, तो ये किसी की जागीरदारी नहीं है कि वो उनको उनके करीब आने से रोके, लेकिन साथ साथ अपनी करनी और कथनी में अगर फर्क ना करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है, ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो।
हमारे अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को भी उनकी जो बातें हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी प्लानिंग है, इन तमाम चीज़ों से अवगत कराने के दृष्टि से जो है मन की बात की जो पुस्तक है उसको उर्दू में अनुवाद करने का काम किया जाएगा, और जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहला मुद्दा, क्या मोदी मुसलमानों को रिझा रहे हैं? और अगर मोदी उर्दू में ये पुस्तक बंटवा रहे हैं तो क्या इसे भी, जो बीजेपी कहती है या बीजेपी आरोप लगाती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर देखा जाए? सीधे मैं ये सवाल पूछूंगा राकेश त्रिपाठी जी से। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी का व्यू बड़ा क्लियर है कि मुसलमानों को सिर्फ धोखा देती है भारतीय जनता पार्टी और उनके नाम पर राजनीति करती है वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। भाटी जी से इस पर बात होगी। एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। ब्रजमोहन जी, आपसे बात होगी कि एनसीपी को क्यों लगा कि एक फ्लोर कोऑर्डिनेशन जरूरी है संसद के बाहर 2024 के चुनाव के लिए? क्या ईवीएम का नया राग क्या है? पवन राव अम्बेडकर AIMIM से हैं। पवन राव साहब, मोदी जी के इस उर्दू अनुवाद वाली मन की बात पर क्या करेंगे, ये भी बात होगी। और प्रोफेसर संगीत रागी, क्या नैरेटिव बन रहा है, इस पर बात करेंगे। शुरुआत राकेश त्रिपाठी से करते हैं। राकेश जी, ठीक है, आपने एक हद तक अल्पसंख्यकों से दूरी बना के रखी। 2024 का चुनाव है, आपको लग रहा है कि ज्यादातर वोट तो बाकी पार्टियां ले जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाए, इसीलिए उर्दू में मन की बात आ गई। तो क्या आप इसे तुष्टीकरण नहीं कहेंगे कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दीपक जी, ये बात सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों से दूरी बनाकर रखी है। हाँ, मुसलमानों को भाजपा से दूर रखने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का प्रयोग विपक्ष के राजनीतिक दल करते रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, आरजेडी भी है, टीएमसी भी है, एनसीपी भी है, और ऐसे तमाम सारे राजनीतिक दल हैं जो भाजपा को लेकर के लगातार अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमानों पर अत्याचार होंगे, दमन होंगे। लेकिन ये सारे इनके नैरेटिव ना, ये मुंह के बल गिर गए। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में जब 2014 के बाद सरकार बनी, 2014 के बाद से तमाम योजनाएं जो बनी है, उन योजनाओं के केंद्र में हमने गरीब वर्ग को रखा है। हिंदू नहीं रखा है, मुस्लिम नहीं रखा है, क्रिश्चियन नहीं रखा है, हमने गरीब को रखने का काम किया। और ये गरीब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, रखा है, तो फिर विश्वास होना चाहिए। राकेश जी, उर्दू में क्यों बनवा रहे हैं? जाति भी है, रखा है आपने, सबका साथ, सबका विकास, हर भाषा में होना चाहिए, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो फिर उर्दू बुकलेट छपाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। नहीं, देखिए, उर्दू बुकलेट नहीं, तो बुकलेट गुजराती में भी छपती है, बांग्ला में भी छपती है, उड़िया में भी छपती है, उर्दू में भी छपनी चाहिए, संस्कृत में भी छपनी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी में छपती ही रही है। देखिए, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं ना, ये भाषाएं तो लोगों को संपर्क का काम करती है ना, संवाद का काम करती है ना, लोगों को जोड़ने का काम करती है। भाई, उर्दू को तोड़ने का काम थोड़ा कर रही है। या उर्दू कोई ऐसी भाषा नहीं है ना कि ऐसी इस भाषा को भारत में जानने वाले लोग नहीं है। बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा एक समुदाय है, बहुत बड़ी संख्या है जो उर्दू को पसंद करती है। और जो लोग किसी भी भाषा को किसी मजहब के साथ जोड़ देते हैं, मैं मानता हूं ये भी अन्याय करते हैं। भाषा तो सबके लिए मीठी है, सबके लिए साथ होनी चाहिए, और सबका साथ सबका विकास केवल हमने कहा नहीं है, ये करके दिखाया है। इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है उन लोगों के जिनको लगता था कि हमने लंबे समय तक नैरेटिव जो फैला कर रखा है, ये तो पूरा नैरेटिव ही गिरा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के आधार पर इस नैरेटिव को तोड़ दिया है, और इसी वजह से आज जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में बड़ी संख्या में मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जुड़ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर चुनाव दर चुनाव ये स्थितियां और बेहतर होती जाएंगी। बड़ी संख्या में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे ना, कि वोट बैंक बना लेते थे और अपना बैंक भर लिया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनने के बाद 45 करोड़ खाते, जनधन खाते जनता के खुलवाए। और ये बैंक बैलेंस वाली पॉलिटिक्स जो थी ना, वोट बैंक वाली, वो खत्म कर दी। बैंक बैलेंस से लाभार्थियों के खाते में डीबीटी स्कीम के तहत सीधे उनके खाते में राशि पहुंचाने का काम किया। और जो 25 लाख करोड़ रुपए जो खाते तक सीधे पहुंचे हैं ना, उसके कारण से ये सारा नैरेटिव धूल धूसरित हुआ है। ठीक है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जरूर कहूंगा
कि योगी आदित्यनाथ जी को भी लेकर के ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट किया जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लागू करते हैं ना, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और बल्कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आज प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, उन आबादी के अनुपात में ज्यादा आज बिजली मैं सीधे भाटी जी के पास चलता हूं। राकेश जी, पर्याप्त आपने अपनी बात रखी है। भाटी जी, संकट नहीं है। भाटी जी, आप बीजेपी की आलोचना करें, बिल्कुल करें, ये आपका राजनीतिक कर्तव्य है, लेकिन बीजेपी के इस इनिशिएटिव पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने तो आखिर में साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, अब तो उर्दू बुकलेट भी छप गई। राकेश त्रिपाठी जी ने बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया और मुझे बहुत अच्छे लगे। उनके कर्णप्रिय भाषा है, कर्णप्रिय शब्द हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी की जो विचार हैं, वो भाषा, जो शब्द कहे उन्होंने शब्दों में, और उनके मन के अंदर जो भाव हैं उनमें कोई फर्क ना हो, वो मन में भी ऐसे ही हो, दिल से हो ये शब्द, केवल बहकावे के लिए ना हो। उनके शब्दों की आलोचना करने का और विरोध करने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, जोड़ने वाली भाषा है, बहुत बड़े समुदाय की भाषा है। आपका धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा मुसलमानों का हित चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मुसलमानों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मुसलमानों का कल्याण चाहती है, बल्कि हिंदुओं से भी ज्यादा आगे बढ़कर कल्याण चाहती है। आपकी बातों का स्वागत। लेकिन मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा केवल। एक तो दीपक जी, आपने शुरू में बताया कि ये 2024 की तैयारी है, राजनीतिक वातावरण बनाया जा रहा है, 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। उसके तहत ये बुकलेट उर्दू में छपवाकर मदरसों में बांटी जाएंगी बच्चों को। तो क्या पार्टियों को नैतिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है कि वो छोटे बच्चों में, नाबालिग बच्चों में अपना राजनीतिक प्रचार करें, अपनी पार्टी का प्रचार करें, वोट का प्रचार करें? ये नैतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी गलत काम है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरे, जो राकेश त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कहती है, मुझे तो बहुत खुशी होगी और मेरी पार्टी को भी खुशी होगी। हमारे तो जो प्रेरणा स्रोत है आदरणीय लोहिया जी, डॉक्टर लोहिया जी, जिनकी आज जन्म तिथि भी है, 23 मार्च को उनका जन्म 1910 में हुआ था, तो वो कहते थे कि किसी एक समुदाय या किसी जाति पर या किसी वर्ग या किसी धर्म पर एक पार्टी की इजारेदारी नहीं होनी चाहिए, और किसी जाति धर्म वर्ग को पूरी तरह किसी पार्टी का समर्थक नहीं होना चाहिए। इससे विद्वेष पैदा होता है, आपस में गुटबाजी पैदा होती है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरी पार्टी के सभी लोग प्रसन्न होंगे कि लोहिया जी के विचारों पर भारतीय जनता पार्टी चलते हुए मुस्लिम समुदाय में भी जगह बनाए। उसके लिए त्रिपाठी जी को 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। एक तो उस सांसद को बर्खास्त कर दें, पार्टी से बाहर कर दें, जो देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर बीजेपी के सांसद कह रहे थे मुसलमानों का बहिष्कार करो, ये जहां मिला इनकी पिटाई करो, इनसे कोई सामान मत खरीदो। एक दूसरी सांसद है इनकी जो गेरुए वस्त्र पहनती हैं, वो कह रही थी छुरे चाकू पहना के रख लो घरों में, जो सब्जी काटते हैं वो गले काटने के भी काम आएंगे। और बार बार समय समय पर इनके नेता गिरिराज किशोर बिहार वाले और दूसरे नेता भी कहते रहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेजो, इनकी भारत में जगह क्या है। और इनकी पार्टी कोई टिकट भी नहीं देती है लोकसभा में किसी मुसलमान को। पिछले 2 चुनाव में एक भी टिकट इन्होंने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि इस बार पार्टी 10-20 टिकट भी उन्हें देगी और उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाएगी। ठीक है, बच्चों को समझाना क्या जायज है? भाटी जी ने वैलिड सवाल उठाया, क्या आप टिकट देंगे? ये भी भाटी जी ने वैलिड सवाल उठाया। और उनका ये कहना कि भाई इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। राकेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे आप भाटी जी के आरोपों पर? देखिए दीपक जी, 2-3 बयान इन्होंने दे करके जानबूझ करके भड़काने का प्रयास किया। मेरे पूरे बयानबाजी में सबको साथ जोड़ने की बात थी, सबका साथ सबका विकास करने की बात थी। मैं आपका समर्थन भी कर रहा हूं, फिर भी भड़का दिया मैंने। वैसे ही इन्होंने तुरंत जानबूझ करके चुन चुन करके कुछ बयान ऐसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का काम किया जिसके आधार पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जा सके। गिरिराज किशोर कोई नाम से भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं है। जानबूझ करके इनको इस प्रकार के नाम लेते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं और इस तरह की बातें करने का काम गिरिराज किशोर भी होते करती है ताकि तो बीजेपी के नहीं वीएचपी के थे जनाब, और उनको स्वर्ग सितारे 1 दशक से ज्यादा गिरिराज सिंह तो है, गिरिराज सिंह है, नाम लेने में थोड़ा त्रुटि होगी। कोई बात नहीं। चलिए राकेश जी, नहीं ठीक है, जुबान फिसली जाती है, कोई नाम लेने में गलती कर रहे थे, ऐसे ही बयानों ऐसे ही बयानों में भी ये ऐसे ही गलती कर रहे थे। बयान भी ऐसे ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का काम कर रहे थे जैसे नाम तोड़ मरोड़ रहे थे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, आलिम और फाजिल की डिग्री भी इन्हीं मदरसों से दी जाती है और आलिम और फाजिल के बच्चे नाबालिग नहीं होते हैं।
इसलिए इस बात को कहना कि मदरसे में केवल नाबालिग बच्चे पढ़ते हैं, अरे भाई मदरसे में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चे भी पढ़ते हैं। और इस प्रकार के जो कॉलेजेस हैं, इस प्रकार के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में अगर बांटते हैं तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आपने सवाल उठाया कि भाजपा टिकट नहीं देती है। निश्चित तौर पर पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार जो जिताऊ होगा, वो मुसलमान होगा और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की अपेक्षा करेगा, तो निश्चित तौर पर भाजपा विचार करेगी। लेकिन ये जो लंबे समय तक जहर आपने बोया है ना, इस जहर को साफ करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा और निश्चित तौर पर हम उस तरफ आगे बढ़े हैं। आज मतदाता हमारे साथ आए हैं, कल उम्मीदवार भी हमारे साथ आएंगे। हम किसी को छोड़ नहीं रहे, हम किसी को तोड़ नहीं रहे, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। छोड़ने और तोड़ने का काम आप करते रहे। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर सफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस प्रकार के नेता डेवलप किए, इमरान मसूद, ये जो ऐसे नेता हैं जो जानबूझ करके भड़काऊ बयान देने का काम करते हैं। मैं जैसे ही नाम ले रहा था ना, दर्शकों के मन में उनके पिक्चर क्लियर हो गए होंगे, उनके बयान याद आ गए होंगे। एक भी ऐसा नेता जहीन के भाटी जी एक क्विक जवाब, फिर मैं आगे चलूंगा एआईएमआईएम के नेता के बाद। भाटी जी चलिए, आपने इन पर आरोप लगाया कि ये हिंदुओं को भड़काते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। आपके नेताओं पर इन्होंने आरोप लगा दिया कि आपके नेता नाम समेत वो मुसलमानों के फेवर में ऐसे बयान देते हैं कि हिंदू वोट उनके हर बयान के साथ आपके कुछ वोट गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी ने अपने दूसरे सेगमेंट में दो बातें कही। नंबर एक तो इन्हें कोई मुसलमान योग्य उम्मीदवार मिल नहीं पाता है। दूसरे, मुसलमानों के अंदर जहर भरा हुआ है, उस जहर को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं राकेश त्रिपाठी जी से चाहूंगा कि अगली बार जब आपका नंबर आए थोड़ा विस्तार से अगर बता दें, आपकी कृपा होगी। मैं संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, क्या राकेश त्रिपाठी जी के बातों का ये आशय निकाला गया, ये उचित है जो राजकुमार भाटी ने निकाला? देखिए, राजकुमार भाटी जी ने उसको अपने राजनीतिक लाभ हानि का नुकसान गणित करके उसी अनुसार से जरूर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया। और स्वाभाविक है कि अब समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों का समर्थन करे और नेशनल टेलीविज़न पर उनके अपने लाभ हानि का गणित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये पहल जो है वो उसे काम आएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बहुत एक अच्छी पहल है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मुस्लिम समाज कितना आगे बढ़ कर के इन चीज़ों को लेता है। क्योंकि दुर्भाग्य रहा है, आप 2004 का देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मुसलमानों में आम राय थी कि वो कोई भी बात मुसलमानों के खिलाफ नहीं किया। उस समय आप देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का डेटा, तो उस समय भी मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था। उस समय के मंत्री एचआरडी मिनिस्टर जो है मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने बड़ा ऑर्बिटल और क्वांटम जंप किया था फंडिंग को लेकर के। और एक आम धारणा बनी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का मतदाता एक काम कर रहा है। वो उस समय भी काम कर रहा था, आज उससे पहले से बेहतर हुई है। लेकिन जिस प्रकार का विपक्ष का नैरेटिव है बनाने की कोशिश है और जो रहा है इस देश में 70 साल में, उन्होंने ये घोषित कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करने का मतलब है कि मुसलमानों के आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी, मुसलमानों के जो हित हैं वो खतरे में आ जाएंगे। अब सवाल है कि हम मुसलमानों का कौन सा हित खतरे में आ जाता है? यदि उज्ज्वला योजना आता है तो सारे मुसलमानों को भी लाभ मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है। यदि घर की योजना आती है तो मुसलमानों को भी मिलता है। बाकी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पीडीएस सिस्टम का हो, वो सबको समान रूप से मिलता है। तो जो दूसरा पहलू है वो आइडेंटिटी का सवाल। मुस्लिम समाज का 1947 के विभाजन के बावजूद भी मुस्लिम समाज के आइडेंटिटी के सवाल को जरूरत से ज़्यादा कांग्रेस ने तवज्जो दिया, कांग्रेस ने उसको भड़काया। बाद में उनको, जिनको आपने जैसे कि वो त्रिपाठी जी ने कहा, क्रिमिनल एलिमेंट्स को उसका एक ढंग से मेंटोर बना दिया। और नतीजा हमारे सामने है। जब आप मुस्लिम सवाल को लेकर के आप आगे खड़े होते हैं राजनीति में, तो हिंदू का सवाल भी, पोलराइजेशन भी साथ साथ होता है।
मुझे वो डर इस बात का है कि वो क्या ऐसे डोमिनेटिंग डिस्कोर्स में कितनी दूर तक जाएगा। आपने देखा होगा कि जो हलाला का प्रश्न था या ट्रिपल तलाक का मामला था, उसमें मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन यदि हम मान लें कि मुस्लिम महिलाओं का हिस्सा आप वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाया या नहीं कन्वर्ट पाया, तो थोड़ा आपको डेटा यदि आप खंगालेंगे तो निराशा हाथ लगती है। ठीक है। क्या मुसलमानों तक ये बात पहुंच पाएगी और क्या मुसलमानों की ठेकेदारी एक गुंडा तत्व उसको नहीं दे दी गई? ब्रजमोहन जी, आपकी पार्टी कांग्रेस से निकलकर ही बाहर आई है। कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप कि स्वतंत्रता और उसके बाद उनकी वोट बैंक के लिए लगातार तुष्टीकरण होता रहा। ब्रजमोहन जी, क्या कहेंगे आप इस बात से? बीजेपी इस नैरेटिव को 9 साल से बेच रही है और बेच के यहां पर आई है, क्या कहेंगे इस पर? दीपक जी, आपने बहुत गंभीर विषय पे आज चर्चा रखी है और मुझे लगता है कि इतने सारे प्रश्न खड़े हो गए कि कुछ समय चाहिए होगा बोलने के लिए। देखिए कि हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, इनका मुद्दा मान सम्मान से जुड़ा हुआ है और ये मान सम्मान निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी दिया। भारतीय जनता पार्टी इस मान सम्मान को देने से पिछड़ गई। उदाहरण के लिए, जब आदरणीय मोदी जी को एक कार्यक्रम में टोपी पहनाई जाने लगी तो उन्होंने हाथ छिटक दिया। ये हाथ नहीं छिटका था, उन्होंने मुस्लिम समाज को एहसास कराया था कि मेरे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और उसको उन्होंने आगे चल के जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, एक भी टिकट नहीं दिया। आप उनका वोट चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनको राजनीतिक महत्व नहीं देना चाहते। आप उनकी जो राजनीतिक स्थिति है उसमें आप उनकी कोई मदद नहीं करना चाहते। तो ये जो प्रश्न है, आप उर्दू में कुछ भी छपवा के बंटवा दीजिए। मुद्दा ये कि क्या आप उन्हें मान सम्मान दे पाएंगे? उनके एक असम के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को मदरसे की जरूरत ही नहीं है। जो मामला उनके संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, जो मामला उनके धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको यदि सार्वजनिक रूप से एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से नकारता है और उस पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री और उनका पूरा संगठन और एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री उर्दू में पुस्तकें बंटवा के और ये सोचते हैं कि हम मुसलमानों को अपना बना लेंगे, तो मुझे लगता है शायद ये बहुत ही ऐसा एक विचार है जिस पे कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तीसरी जो सबसे इसमें अहम बात है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि अगर हमको बहुमत चाहिए और ज्यादा बहुमत चाहिए जिससे कि हम संविधान में परिवर्तन कर सकें, तो मुसलमानों को इस प्रकार से हम बरगला कर, इस प्रकार से हम उनको स्वप्न दिखाकर एक बार उनसे वोट ले लें, बहुमत आ जाए, उसके बाद जो हमको फैसला करना है कर लेंगे। क्योंकि एक बार जब बहुमत मिल जाता है संसद में, तो उसके बाद वोटर की हैसियत शून्य हो जाती है। सीधा सवाल आपसे, AIMIM मैं आऊंगा राकेश जी। पवन जी का मैंने एक भी बार बयान नहीं दिया। AIMIM उर्दू में मन की बात, आपको तो स्वागत करना चाहिए कि बहुत अच्छी बात करी है, बीजेपी ने मान्यता तो दी कम से कम कि हाँ ये भी वोटर है। बहुत शुक्रिया दीपक साहब। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान कहता है कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, निश्चित रूप से जारी होना चाहिए, लेकिन ये ऑफिशियल बुलेटिन जारी होना चाहिए जैसे पहले जारी होता था। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के माध्यम से ऑफिशियल बुलेटिन जारी होते थे। लेकिन प्रश्न यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा जारी कर रहा है, तो अब प्रश्न यहां से आ रहा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों जारी कर रहा है? दीपक साहब, एक बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के दरबार में अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा की हालत वही है जो अकबर के दरबार में तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल और राजा मान सिंह की थी। उर्दू में जारी करके क्या दिखाना चाहते हैं कि उर्दू क्या धार्मिक लैंग्वेज है? धार्मिक लैंग्वेज नहीं है। उर्दू में अगर इन्होंने बात कही है तो उर्दू को सिर्फ मदरसे तक ही क्यों सीमित रखा है? पूरे देश में इसको बुलेटिन को जारी करना चाहिए और मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा को स्वास्थ्य के अलावा यह भी जारी करना चाहिए, उर्दू में लिखिए कि क्या मोदी साहब ने अपने मन की बात में 2014 से लेकर के 2023 तक मुस्लिमों के ऊपर टोपी के नाम पर, अजान, हलाल के नाम पर किस तरह से हमले हुए हैं, इस पर भी होना चाहिए। कितने मुस्लिम युवकों को लिंचिंग की मेरे गई ख्याल है, से किसी भी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू को मन की बात नहीं छूता है पवन जी। मेरे ख्याल से ये नैरेटिव ही गलत है। मैं आऊंगा इस पर, मेरे पास एक शेर भी आज मैं सुनाऊंगा, सोचिएगा जरूर।
तो हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 2024 की चुनावी तैयारी कर रही है, वहीं अपोजिशन भी। लेकिन अंतर है, अपोजिशन का लीडर तय नहीं है, गठबंधन तय नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता भी तय है, नारा भी तय है। और उन्होंने एक नया आउटरीच प्रोग्राम करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चे को कहा है कि मन की बात के चुनिंदा भाषण जो है वो अब जो है उर्दू में छपवा कर बांटे जाएं, ये एक बड़ी बात है। इसी पर बात कर रहे हैं हम। राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ है, प्रोफेसर संगीत रागी जी मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश जी। संगीत रागी जी एक चिंतक है, विचारक है, आरएसएस के समर्थक है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के नेता, राजकुमार भाटी जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, पवन राव अंबेडकर साहब स्पोक्स पर्सन AIMIM के। राकेश जी, दोनों की बात आपने सुनी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी ने गंभीर बात कही और पवन राव अंबेडकर ने भी कहा। पवन जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी है हमारे पास 15 मिनट का वक्त। पवन राव जी ने भी कहा कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बांट रहा है, बीजेपी को बांटना चाहिए, उर्दू तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। दीपक जी, एक तो बात ब्रजमोहन जी ने कही कि प्रधानमंत्री जी ने टोपी पहनने से मना कर दिया था। मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी के लोग तो कम से कम इस स्लोगन को आसानी से समझ लेते होंगे कि इसकी टोपी उसके सर पर पहनाने का काम करते हैं या टोपी पहनाने का काम किया है। ये टोपियों का खेल बहुत लंबे समय तक हुआ है कि टोपी पहन लेते थे और तुष्टीकरण उसके आधार पर कर लेते थे, लेकिन मुसलमानों के सामान्य आम मुसलमान जो है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया कि हम आम मुसलमान के जीवन में परिवर्तन लाएंगे और इसी कारण से चाहे हुनर हाट की योजना हो, चाहे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे उस्ताद योजना हो, इन सारी योजनाओं से आम मुसलमान के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, चाहे लाभार्थी योजनाओं में अलग अलग प्रकार के लाभ, चाहे वो बिजली के संदर्भ में हो, हमने सबको साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन ब्रजमोहन जी को लगता है कि ये टोपी जो सिंबल है ना, इसी सिंबॉलिक का छोड़िए, वो जो आप सेंट्रल कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री थे उनको भी आपने बाहर कर रखा है। एक भी आपकी कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। केंद्र की भारत सरकार की 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में एक भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं मिला जिसको कि वो अपना मंत्री बना सकते केंद्र में, और आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा तो शायद धोखा और कुछ नहीं हो सकता मुसलमानों के लिए। और आप जवाब लेते हैं, लॉजिकल पॉइंट उठाया आपने, जवाब राजनीतिक रूप से वो परिपक्व हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को। अरे मान सम्मान दीजिए उनको राजनीति में सहभागिता दीजिए, उनको मौका दीजिए कि वो राजनीति में अपने लोगों के फैसला ले पाए, तब जाकर आप बात कर पाएंगे। ये गैस सिलेंडर मकान देने से उनको राजनीति। अच्छा पॉइंट उठाया आपने, रुक जाइए राकेश जी, जवाब दीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रजमोहन जी थोड़ा धैर्य और संयम के साथ, क्योंकि ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना, उंगली उठा लीजिएगा। दीपक जी आपको समय पूरा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत अच्छी डिबेट उनकी होती है, हिंदुस्तान की कसम में खूब समय पर्याप्त मिलता है सवाल उठाने का, सवाल पूछने का। निश्चित तौर पर आप सवाल पूछिए, सवाल उठाइए, लेकिन थोड़ा जवाब जब दिया करें ना तो थोड़ा धैर्य और संयम के साथ सुनना चाहिए। आप सवाल उठा रहे हैं कि किसी को मंत्री नहीं बनाया। 3 मंत्री हमने बारी बारी से, MJ अकबर हो, नजमा हेपतुल्ला हो और मुख्तार अब्बास नकवी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी ने कई मुस्लिम लीडर्स को भी आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि लंबे समय तक जो आपने जहर बोने का काम किया है ना, उसके कारण यह परिवर्तन है। लेकिन आप सनई सनई जो मतदाताओं में परिवर्तन आया है, यह उम्मीदवारी के तौर पर भी परिवर्तन देखेगा। और इस देश में पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर APJ अब्दुल कलाम, ये ऐसा फेस, ऐसा चेहरा, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे करने का काम करते हैं। मुसलमानों की सच्चाई यह है कि मुस्लिमों के नाम पर आपने जानबूझ करके, ये तो तय है। अब आप बीच में ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो ठीक नहीं। तुष्टीकरण को अडॉप्ट कर लिया, मुसलमानों के सर पे मत्था टेकेगी भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं, ये तुष्टीकरण नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान सभी का। तुष्टीकरण किसी का नहीं, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। तुष्टीकरण होता है जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो ये तुष्टीकरण होता है। ये तुष्टीकरण होता है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी शमशान के पैसे पर रोक लगाते हैं और कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने का काम करते हैं। ये तुष्टीकरण होता है जब कन्या विद्याधन योजना जैसी योजना लॉन्च करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम लड़कियों के लिए नहीं
लेकिन मुस्लिम लड़कियों को 10वीं पास करते ही राशि दी जाती है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट रोक लगाने का काम करते हैं। तुष्टीकरण होता है जब आंध्र प्रदेश की विधानसभा में ये वादा करते, महाराष्ट्र में आप वादा करते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को 5% आरक्षण दे देंगे। ये तुष्टीकरण होता है जो संविधान की भावना के विपरीत होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक के कानून को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं के जीवन को, नारी गरिमा, नारी मर्यादा का सम्मान करने का काम करती है। यह तुष्टीकरण नहीं होता है, यह वाजिब हक देना होता है। और वाजिब हक देने का काम भाजपा ने किया है। लंबे समय तक तो आप लॉलीपॉप देते रहे तुष्टीकरण का, यही सिंबॉलिक, यही टोपी लगा करके। राजकुमार भाटी जी इन्होंने कह दिया, भले से मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी हो, ब्रजमोहन जी रुक जाइए, भले से मोदी जी ने टोपी ना पहनी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कम से कम मुसलमानों को तो जरूर टोपी पहनाई है। भाई आपके नेता, आपके मंत्री, आपके संतरी, लेकिन काम धेली वर्ग का नहीं। ये कह रहे हैं कौन सी योजना ऐसी है जहां मुसलमानों को लाभ नहीं मिला? ये कहा राकेश त्रिपाठी ने गिनाया, और आप सिर्फ टोपी पहनते रहे और पहनाते रहे। भूलवश मैंने गिरिराज सिंह की जगह गिरिराज किशोर कह दिया था, तो राकेश त्रिपाठी ने तुरंत लपक लिया। नहीं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी नीयत खराब है इसलिए नाम चेंज हुआ है, और राकेश त्रिपाठी जी ने आपके शो का ही नाम चेंज कर दिया, कह रहे हैं हिंदुस्तान की कसम। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे रोकना चाहिए था इनको, तो मैं गड़बड़ा गया मामला। राकेश त्रिपाठी जी सही बोल रहे, राजकुमार भाटी जी, मेरे दिमाग में आया कि मैं इस पर टोकूं, पर आप फ्लो में बोल रहे थे तो मैं अटक गया। लेकिन हाँ, राजकुमार भाटी जी ने पकड़ लिया आपको आज। तो क्या मैं ये कहूं कि इनकी नीयत खराब है आपके प्रति, चैनल के प्रति? इन्होंने आपके शो का नाम चेंज कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, ये उर्दू को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उर्दू के नामों को बदल रही है इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में। जो उर्दू नाम है उनको बदल के उन्हें हिंदी नामों में परिवर्तित कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने रामपुर में उर्दू गेट था, एक उर्दू गेट तोड़वा दिया था। इतना सम्मान इनके दिल में है उर्दू के लिए। लेकिन मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा राकेश त्रिपाठी जी को कि माननीय मोदी जी के मन की बात छपवा कर किताबों में जब बंटवाई जाए, तो मोदी जी ने बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी कह दी थी जो बेसिर पैर की थी और जिनको लेकर उनका मजाक उड़ेगा। कृपया उनको एडिट करा देना। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था तो एक चाय वाला जो है नाली में पाइप डालकर चाय बना रहा था। वो चाय वाला आज तक किसी को देश में नहीं मिला, दुनिया में नहीं मिला। कहां चाय वाला नाली की गैस से चाय बना रहा था? ऐसी बातों को मेरे सुझाव है कि ऐसी बातों को आप एडिट करा देना। एक वो ये भी कहते हैं कि वो मगरमच्छ पकड़ के ले आए थे। एक कभी कहते हैं कि मैं भीख मांग कर खाता था, मेरी माँ दूसरे घरों में चौका बासन करती थी। लेकिन एक अब्बास नाम का लड़का मुसलमान था, उसे हम अपने घर में रखते थे और ईद पर उसकी पसंद का खाना बनता था। ईद पर नहीं, बिना ईद के भी घर में उसकी पसंद का खाना बनता था। तो ऐसी जो बेसिर पैर की बात है, उन्होंने गुरु नानक को और कबीर को और गोरखनाथ जी को एक साथ बैठा दिया था, तो वो एक साथ बैठ के कर रहे थे। उन्होंने वहाँ इस तरह की बहुत बातें, वो सिकंदर को बिहार तक ले आए थे कि सिकंदर बिहार में आए थे और बिहारियों ने सिकंदर को हराया था। तो मेरा ये निवेदन है, शायद वो ये कोशिश करेंगे और सुझाव पहुंचा देंगे ऊपर तक कि मोदी जी ने जो बेसिर पैर की बातें मन की बात में की हैं, जो काम की बात नहीं होती, बेवजह की हवा बनाने की बात होती है, लोगों को बहकाने की बात होती है, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की बातें होती हैं, उन बातों को इनमें एडिट करा देंगे और उसमें वो नहीं जाए। ठीक है, संगीत रागी जी, फिर मैं जाऊंगा पवन राव अम्बेडकर जी का। देखिए, मैं बस 2 टिप्पणी करना चाहता हूं। जो भाटी जी ने कहा कि उर्दू के नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं, ये गलत है। देखिए, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर जो शहर या कस्बे बने हैं उनके नामों में परिवर्तन किया गया है। अब उन आक्रांताओं से यदि भाटी जी को इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है या इतनी सहानुभूति है तो ये और बात है। लेकिन संगीत रागी जी, अच्छी बात तो है, ये मैंने बताई। दूसरी बात बता दिया कि अकबर के दरबार में मान सिंह, बीरबल और जितने भी हिंदू लोग थे उनकी क्या हालत थी। अच्छी बात तो पवन जी ने भी बताई है। आगे बोलिए आप। दूसरी बात, जो उर्दू का गेट तोड़ा गया था वह भी इसलिए क्योंकि वह इलीगल था। इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण जो है वो तोड़ा गया था, किसी उर्दू होने के कारण नहीं तोड़ा गया था। तो मुझे लगता है कि भाटी जी बड़े संतुलित बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि डिस्टॉर्ट कम से कम नहीं करें। तीसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा ये लगती है, जो गंभीर है और जो मूल प्रश्न हम लोग जिक्र कर रहे हैं
कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह जो आउटरीच प्रोग्राम है वो मुसलमानों तक पहुंचना चाहती है। तो कल तक तो आप यही कहते थे ना कि भाई मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी गलत व्यवहार करती है। यदि आज वो सोशल आउटरीच प्रोग्राम करके और उन तक पहुंचना चाहती है, अपने कार्यक्रमों को बताना चाहती है कि मैंने ये किया है, तो उसको तो आपको खुशी होनी चाहिए। मुसलमान उसका आकलन करेंगे कि वाकई जो मुसलमानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती थी वो वाकई ऐसा किया है या नहीं किया है। लेकिन जो भारत की राजनीति है उसमें मुझे शंका पैदा करती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो आइडेंटिटी के सवाल हैं, जैसा कि अभी बृजमोहन जी ने एक बैटिंग शुरू कर दी तुरंत, उन्होंने कहा सम्मान मान इनका आप बात है, ये हमको खाना मिल जाए पीना मिल जाए, हम अच्छा गवर्नेंस दे रहे हैं, ये तो बड़ा दूर की बात है, उसको छोड़िए, ये सेकेंडरी पे सबसे बड़ा सवाल यही है। बृजमोहन जी और पवन जी बताइए, खुश हैं आप कि मुसलमानों तक पहुंच रही है बीजेपी? आप यही तो आरोप लगाते थे ना, आपकी तो पार्टी इसी आरोप पर चल रही है। दीपक जी, मैं आऊंगा ब्रजमोहन जी। दीपक जी, बातें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अभी रागी साहब ने जो बात कही है उर्दू शब्द को लेकर के, उर्दू नामों को लेकर के, उत्तराखंड ने एक जो है शासनादेश जारी किया था कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, वहां से उर्दू नाम हटेगा। तो रागी साहब को अपनी जो है इस स्टेटमेंट को उत्तराखंड के जो है सरकार से भी पूछना चाहिए। और इस देश में नफरत फैलाई गई, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं जहां पर नाम पट्टिका होती, वहां पर उर्दू जो नाम लिखे गए तो उस पर कालिक पोती गई है, इस पर भी रागी साहब आ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये गलत है पवन जी, मैं अभी एक जगह ट्रेन से आया हूं, ये गलत है पवन जी। मैं अभी एक ट्रेन से सफर करके आया हूं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। उत्तराखंड सरकार का ऑर्डर है, आदेश है, जहां पर कहा गया है। चलिए ऐसा है तो मैं जरूर रेल मंत्री से ट्वीट करके इसके बारे में पूछूंगा। प्रवक्ता एनसीपी बृजमोहन जी क्या कहेंगे? और एक आखिरी सवाल, ईवीएम। पवन भाई मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट देना पड़ेगा। बृजमोहन जी, मेरा सीधा सवाल है, दीपक जी देखिए, जहां उर्दू की बात चल रही है, बहुत अच्छा मुद्दा है ये। मुझे अच्छे ढंग से याद है कि ईवीएम का मुद्दा उठाया शरद पवार जी के विपक्षी नेताओं की बैठक में। क्या ग्राउंड खड़ा कर रहे हैं आप लोग कोई ईवीएम के खिलाफ नया कोर्ट जाएंगे क्या? फिर से दीपक जी मैं सुन नहीं पाया। ईवीएम पर शरद पवार जी की बैठक में चर्चा हुई कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। क्या आप एक नया नैरेटिव बना रहे हैं या पहले ही कह रहे हैं कि जब भैया अगर ये हम हारे तो ईवीएम खराब, हम जीते तो ईवीएम अच्छी? नहीं, हिमाचल में कांग्रेस जीतेगी तो ईवीएम अच्छी, गुजरात में हार जाएगी तो खराब। दीपक जी, ये नैरेटिव हम लोगों ने नहीं बनाया। ये नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय राज्यसभा सदस्य हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, उन्होंने किताब लिखी इसके ऊपर, डेमोक्रेसी इन डेंजर, और उसके बाद आज भी वो किताब बिक रही है 2100 रुपए में, आप अमेजॉन से ले लीजिए। तो इन्होंने वो नैरेटिव इस देश में पैदा किया कि ईवीएम में घपला होता है, ईवीएम के माध्यम से वोट की हैकिंग होती है, और उस पे आदरणीय उस समय गडकरी साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका प्रीफेस है, आदरणीय अडवाणी साहब ने उसके ऊपर लिखा है। तो ये पूरा वातावरण बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब चूंकि इस पे बीजेपी को आप इतना फॉलो करते हैं तो जरा ये इलेक्शन के लिए कैसे काम करते हैं वो थोड़ा आप शरद पवार जी सिखा दे बाकी पार्टियों को, और नैरेटिव बनाना भी सिखा दे। मैं यहीं पे रुकूंगा ब्रजमोहन जी। राकेश त्रिपाठी जी 30 सेकंड है आपके पास दोनों बातों पे कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। नहीं, ईवीएम को लेकर के सवाल निश्चित तौर पर उठाए गए थे, ये बात सही है, लेकिन ये बात आंशिक तौर पर रख करके आप जब गलत प्रस्तुत करेंगे तो गलत होगा। ईवीएम को लेकर के कई प्रकार के सुझाव रखे गए थे और उन सुझावों को ही स्वीकार करते हुए पेपर ट्रेल भी उसमें साथ में जोड़ी गई है, और जो अलग अलग कई प्रकार के ईवीएम को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उसके पहले उसको जो भी मतदाता अभिकर्ता होते हैं उनके साथ कैसे उसको सील किया जाए, उसको जो नियमावलियों को लेकर के सवाल उठाए गए थे उसमें परिवर्तन हुए हैं। और इन परिवर्तन के बाद निर्वाचन आयोग ने ओपन चैलेंज किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आकर के इसको टेम्पर करके दिखाए। ओपन चैलेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। ये ठीक है, मैं यही पे रुकूंगा राकेश जी, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं। हिमाचल में और आएगा 2024 तक बहुत दिन है, अभी लगभग 325 से ज्यादा दिन बाकी हैं। लेकिन चलते चलते एक शेर कहूंगा, और शेर आप सुनिएगा, अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा और सोचिएगा जरूर ये मैंने किसके लिए कहा। तन कर खड़ा रहा तो जमीन से उखड़ गया। सुनिएगा, तन कर खड़ा रहा तो जमीन से उखड़ गया, वाकिफ नहीं था पेड़ हवाओं के मिजाज से। सोचेगा जरूर।
जी न्यूज।